प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास पाटन, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम नकुल पाराशर ज्योतिष ही लक्ष्य है। और आप अगर ज्योतिष के सूत्र और उससे संबंधित सारे सिद्धांत जानना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिना कोई कोर्स के, तो आप वहाँ बने प्लेलिस्ट को जाकर के आराम से चेक करें। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी जो बिल्कुल ही शास्त्रोक्त हैं। आइए, सबसे पहले कुंडली विश्लेषण में आप लोगों को भी मैं यही बात कहूँगा कि बिना पंचांग का अध्ययन किए कभी भी डायरेक्ट कुंडली पे नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये बात तक कहता हूँ कि पंचांग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जितनी कई बार की कुंडली के बैठे ग्रह, और कई बार ग्रहों को बल पंचांग से ही मिलता है। जल्दबाजीपन में क्यों हैं, बेचैनी क्यों रहती है, घबराहट क्यों रहता है, अत्यंत जो है वो बेचैनी क्यों है, अत्यंत बहुत ज़्यादा तीव्र स्तर की बेचैनी क्यों है, उसके बाद मन अशांत क्यों रहता है, कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है, लगातार काम मेहनत कर रहे हैं और लेकिन सही दिशा नहीं है, और स्वास्थ्य क्यों कमज़ोर है, माता पिता का सुख क्यों कमज़ोर मिला, मामा मामी का सुख क्यों कमज़ोर मिला, दोस्तों का संग क्यों कमज़ोर मिला। इन सारे सभी प्रश्नों का उत्तर जब आप खोजने चलते हैं तो आप अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहेंगे कि ये कारण था जिसके कारण हुआ। पर ज्योतिष और कुंडली आपको एक अलग ही उत्तर देते हैं। इस वजह से अपनी कुंडली निश्चित रूप से दिखानी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। समाधान के नाम पे बहुत झोल है, बहुत, मतलब आप यूं ही मत कहिए, पर इतनी बात जरूर कह देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में समाधान के नाम पर बहुत लोग बेवकूफ़ बनाए गए हैं। हाँ, पर इतनी बात ज़रूर है कि अगर आप कुंडली को समझ लेते हैं तो आपको समाधान स्वतः समझने से ही मिल जाता है। और कुंडली विश्लेषण का अर्थ होता है अपने आप से अपने आप को मिला देना, है ना। जन्म हुआ है जातक का मार्गशीर्ष माह में। ऐसे लोग कभी कभी मूर्खता और बेवकूफ़ी करते हैं। दक्षिणायन में जितने लोग जन्मे होते हैं उनमें उनकी कुंडली में सूर्य को छोड़ करके, मतलब सूर्य भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पर हाँ, दक्षिणायन में उतने बलवान नहीं होते जितने कि उत्तरायण में होते हैं। इसके बाद दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण जीवन में समस्या का बढ़ जाना हो जाता है, या कई बार थोड़े से साहस की आवश्यकता पड़ जाती है। सोमवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति आपकी कुंडली में चंद्रमा होते हैं, जो जन्म कुंडली में अष्टम भाव 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष, जहां व्यक्ति कई बार तीव्र राजनीति का शिकार हो जाता है। यह बात भी समझना होगा कि जन्म कुंडली के किन किन भावों में सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष नहीं लगता है ना। ये बात आपको कार्यक्रम में आगे पता चलेगी। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा है, जन्म हुआ है दिन के 12:30 बजे। इसका अर्थ होगा, अब यहाँ पे सिद्धांत क्या बात आई, चुपचाप कुंडली को स्लो मोशन में भी सुन सकते हैं और डबल स्पीड पे भी करके सुन सकते हैं, जैसे समझ में आता है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर किसी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और दिन में हुआ है तो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष में हुआ है और दिन में हुआ है तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से अगर किसी जातक का जन्म, आज से मुझसे कोई मिलने आया था तो मैंने उनको यही बात कही थी कि शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म उत्तम माना गया है, उसे शुभ फल प्राप्त होता है जातक के जीवन में, और कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म शुभ माना गया है। तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो चंद्रमा 1 अंश के हैं और सूर्य 19 अंश के हैं। चतुर्दशी और अमावस्या 1 दिन का अंतर है टोटल, इसी वजह से चंद्रमा 1 अंश पे हैं। अब जैसे 20 अंश 30 अंश के पार करेंगे तो ये और भी ज़्यादा निकट आ जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि तब अमावस्या दोष लग जाएगा। लेकिन ये दशम स्थान की स्थिति बनी है, मतलब जब जातक का जन्म हुआ तब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ है। दिन में 12:30 बजे सूर्य कहाँ रहते हैं, बिल्कुल ही टॉप क्लास, एकदम माथे पे चमकते हैं। मतलब दक्षिण दिशा जन्म हुआ तो दिन का 12:30 बजा, और दिन के 12:30 बजे का जो जन्म होता है वो व्यक्ति को जिद्दी, अपने मन के मुताबिक काम करने वाला, भले ही उसमें नुकसान ही क्यों ना होता हो, दूसरों की बातों पे ध्यान ज़्यादा न देने वाला
और उतना विनय संपन्न नहीं होता, जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। मतलब सूर्य की तेज उसके मानसिक शांति को भंग कर रही है। ये बात याद रखने वाली होगी। मतलब कई बार ये परेशान कर सकता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते, इस वजह से मन, धन, बुद्धि, चित्त, व्यवस्था, अनुशासन और नित्यता जीवन में कमजोर बना रहता है। कई बार यहाँ पे ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह भी है, आलस्य भी है, प्रमाद भी है, कुंठा से ग्रसित है। चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति को दुख होता है और प्रायः रोग भी व्यक्ति को सताते रहता है। कई बार व्यक्ति को मानसिक परेशानी या मानसिक विक्षिप्तता या मानसिक रोगी तक शास्त्रकार यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जो इंद्र और अग्नि नाम के दो क्रूर देवताओं का संपर्क साध लेता है। मतलब इंद्र और अग्नि दोनों ही इस नक्षत्र के स्वामी देवता हो जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। गुग्गुल, गाय के गोबर का कंडा, कपूर, हल्दी, पीली सरसों और लौंग, ये सब अपने घर में नित्य रविवार और मंगलवार को जलाना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में नित्य गाय का बांधना हो, नित्य गाय की सेवा होती रहे, है ना। नित्य गाय का बांधना हो, नित्य गाय की सेवा होती रहे और जितना ज़्यादा हो सके गाय की सेवा इस कुंडली को आगे लेके जाएगी। साथ ही साथ अगर बन पड़े तो सूर्य को अर्घ नित्य दें। बन क्या पड़े, आपका कर्तव्य होता है। सूर्य को नित्य अर्घ दें, उसके साथ नियमित दिनचर्या का पालन करें। जितना ज़्यादा हो सके किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अनुशासित और नियमित दिनचर्या का पालन करें। यह आपको बहुत ज़्यादा, अगर जैसे जैसे आप इस सिस्टम में अपने आप को ढाल लेंगे वैसे वैसे ग्रहों का जो दूषित प्रभाव है वो आपको ठीक होने लगेगा। विशाखा नक्षत्र के बारे में चर्चा कर दी। सुकर्मा योग है, ये ठीक ठाक है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण, यहाँ कभी कभी अब व्यक्ति में ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण शुद्धता है, सात्विकता है और सात्विक प्रवृत्ति का है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन तत्व हैं, तीन गुण हैं, तीनों गुण सत्व, रज और तम। तो यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में सत्व तत्व की अधिकता होगी। जहाँ व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं है और बहुत ज़्यादा वैमनस्य नहीं है। पर हाँ, राक्षस गण के होने के कारण कभी कभी ये अंदर से दिखाई देता है और ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है जहाँ व्यक्ति कई बार क्रोध करे, वैमनस्य करे। दोनों ही है, एक सत्व है और एक तमस्य है। तो दोनों से हटा करके अपने आप को सात्विक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाना है और परमात्मा का ध्यान करते करते, उनका चिंतन करते करते उनके जैसे होने की कोशिश करनी है। हो नहीं सकते, उनके जैसा कोई नहीं है, पर उनके बताए मार्ग पर चलने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मन को सर्दी लगा दो। मन को सर्दी लगाने का अर्थ क्या है? आपका मन सुख और दुख में बिल्कुल एक जैसा है, न तो हर्षित होता है और न तो उदास होता है। आप सदैव एक जैसे हैं। दुख हुआ पर आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। चीज़ें मिली ठीक है, नहीं मिली तो और बढ़िया है, ऐसा भाव विकसित करना होगा। ये बात और भी ज़्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आपको ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मानसिक रूप से ये कुंडली कमज़ोर मालूम पड़ती है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि और राक्षसगण और विशाखा नक्षत्र, ये तीनों निगेटिव हैं जो आपके अप्रोच को गड़बड़ कर रहे हैं। तो कैसे? तो व्यक्ति दुखी है, प्रमादी है, ईर्ष्यालु है और कुंठा से ग्रसित है। मतलब मन को सर्दी ऐसा लगाया कि क्या सुख और क्या दुख। जब हमें सर्दी लगती है तो क्या करते हैं, हमें कुछ भी सुगंध दुर्गंध पता ही नहीं चलता है। फिर हम कहते हैं मेरे तो नाक तो परमहंस हो गए हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या सुगंध है क्या दुर्गंध है। वैसे ही मन को सुगंध और दुर्गंध लगे ही नहीं। आपको चीज़ें प्राप्त हो रही हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं प्राप्त हो रही तो बड़ी अनुकंपा है। ऐसा है। दूसरा, इसमें और भी अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्यय आएगा तो आमदनी आएगी। आजकल के लोगों की ये बड़ी भारी समस्या है और मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ और लगभग समझ रहा हूँ। व्यय है तो आमदनी है, आमदनी नहीं है तो व्यय भी नहीं है। शुक्र जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं और उस पर देखिए शनि और गुरु का प्रभाव है। जरा ध्यान से देखें तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश और अष्टमेश के साथ जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति पैसा बचाने के लिए तरस जाएगा, पर पैसा बचाना उसके लिए बड़ी भारी मुश्किल वाली बात हो जाएगी।
ऊपर से जन्म कुंडली में राहु छठे भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे नहीं हैं, और सूर्य और चंद्रमा दोनों को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, गुरु से और शनि से केंद्र में आ गए, शुक्र और बुध से केंद्र में आ गए। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रभावों को कमज़ोर करके स्क्विच कर दिया, निचोड़ दिया। जहां अब आपकी एनर्जी, हालांकि एक बात जरूर है कि मंगल उच्च के बैठे तो व्यक्ति शत्रुओं को परास्त करने में माहिर होता है, अस्त्र शस्त्र का जानकार होता है, तिकड़मी होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और शनि को देख रहे हैं और छठवें भाव को भी देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ व्यक्ति अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से ऐसे लड़ लेता है जैसे उसके साथ कोई बुरी घटना हुई ही नहीं। और चतुर्थ स्थान के अधिपति जो बैठे हैं स्वग्रही, तो इसका अर्थ होगा कि माता और पिता की खूब सेवा करने का भाव रहता है। पर हाँ, एक गड़बड़ी क्या है कि यहाँ से केतु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो माता और पिता के सुखों को कई बार कमज़ोर करते हैं। दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं, ये भी कई बार माता और पिता के सुखों को कमज़ोर कर देते हैं। माता के सुखों को, पिता के नहीं, पिता तो ठीक है। उसके बाद पिता भाव के ठीक पीछे शुक्र और बुध बैठे हैं, जो पिता के साथ कम्युनिकेशन को ठीक कर देते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में पंचांग की बनी है, जहाँ मैं यही बात कहूँगा कि हमें अपने आप को इतना सारा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम अपना व्यय कंट्रोल करेंगे, हम दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम ऋण लेकर के किसी का काम नहीं करेंगे। भाई बहन के बेटे बेटियों की शादी में हम अपने बल पे ऋण नहीं लेंगे और अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को पहले अपनी सुरक्षा देंगे, उसके बाद हम किसी के पास जाएंगे। क्योंकि ये कुंडली ऐसी गलती कर सकती है, परिवार को हार गए, समाज को जीत गए, तो समाज को जीत गए, परिवार में आकर के हार गए, है ना। तो ऐसी शिकायतें परिवार के लोगों की हो सकती हैं, पर ये कुंडली ऋण में नहीं मरेगी। मतलब हमें ये बात ध्यान से समझने की आवश्यकता है। हम ऋण लेंगे क्योंकि वो विषम परिस्थिति का निर्माण कर सकती है, इस वजह से नहीं लेंगे। क्लियर है। अब आइए आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों पर आपका चिंतन कर देता हूँ कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में सबसे पहले नक्षत्रों पे चर्चा कर देते हैं। दूसरी बात होगी कि नक्षत्र में बैठ करके वो ग्रह कैसा फल कर रहा है। तो सबसे पहले सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं 19 अंश के, और दूसरे नंबर के वो ऐसे ग्रह हो रहे हैं जो सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली का पंचमेश यानी कि बुध जो 29 अंश के विराजमान है विशाखा नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट हैं, वो आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। और नवांश चक्र में वो बुध स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पे तुला राशि में भाव के स्वामी के साथ बैठे थे और यहाँ वो स्वग्रही हैं। आत्मकारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में स्वग्रही होता हो तो और भी अच्छी बात होती है। ये कई प्रकार के राजयोगों का निर्धारण स्वतः कर देता है। इसके बाद सूर्य 19 अंश के अमात्य कारक ग्रह के रूप में दशम स्थान में दिग्बल क्षेत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका स्वामी बुध जन्म कुंडली में आत्मकारक है। अगर आपकी कुंडली का दिग्बली ग्रह या जन्म कुंडली के सप्तमेश जो अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, दिग्बल क्षेत्र में बैठ करके जिस भाव में बैठे हैं उसका स्वामी उच्च का है, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका नक्षत्र का स्वामी आत्मकारक ग्रह होकर के यहाँ पे स्वग्रही है। आगे चंद्रमा, पीछे मंगल, राहु से दृष्ट और सूर्य का प्रभाव। इस वजह से व्यक्ति में गणना करने की अद्भुत शक्ति होगी। ये सूर्य के कारण होगा। भविष्य देखने की शक्ति सूर्य के कारण होगा, है ना। उसके बाद प्रगल्भता जो होगी सूर्य की दशा में बढ़ जाएगी, और पिता का सम्मान, सामाजिक परिवेश, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक प्रतिष्ठा और एक जो महत्वाकांक्षा की बात होती है वो सब सूर्य की दशा में बढ़ जाएगी। चंद्रमा 1 अंश के बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, इस वजह से रोग और शोक चंद्रमा की दशा में कई बार मिल जाता है। चूंकि रोगेश हैं, नीच के बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में, और चंद्रमा के ठीक पीछे शुक्र बुध बैठे हैं। इस वजह से लगभग धन तो मिल जाएगा, पर रोग और लोगों का विरोध दोनों ही झेलना पड़ता है। और कई बार व्यक्ति संकटों से गुजरता हुआ भी चंद्रमा की दशा में देखा जाता है, मतलब उसके खिलाफ षड्यंत्र भी होता है। चंद्रमा की दशा में इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, चाहे वो महादशा में हो चाहे अंतरदशा में। मंगल देव आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र में 13 अंश के बैठे हैं और चंद्रमा विशाखा के, तो इसका अर्थ होगा कि मंगल उच्च के हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपका व्यय कंट्रोल करते हैं, भाइयों का सुख बढ़िया मिलता है। हालांकि मामा मामी का सुख थोड़ा कमज़ोर मिलता है,
पर यहाँ पे दशम स्थान में अमावस्या दोष नहीं लगता है, इस कारण से यहाँ अमावस्या दोष जैसी कोई बात होगी नहीं। और उच्च के मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, जहाँ व्यक्ति की विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी, विदेशी प्रवाह और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ बाहर की चीज़ों को, फैशन को समझना, लग्जरी को समझना, अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए भरपूर मेहनत करना और अंततो गत्वा ऋण को चुका जाना, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर जाना, ये सब मंगलदेव कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, शत्रु चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, उसको हरा देने की शक्ति रखने वाला। इसका अर्थ होगा कि शत्रु का अर्थ ये नहीं कि अंग्रेज से लड़ रहे हैं या औरंगजेब से लड़ रहे हैं ना। शत्रु मतलब जीवन में चाहे रोग हो, द्रोह हो, चाहे छिपे हुए शत्रु हो, वो सब आपके सामने से भूसे हो जाएंगे। मतलब ये अच्छी बात है जो आपकी कुंडली के मंगल दे रहे हैं। उतना ही नहीं, श्रवण नक्षत्र में बैठने का अर्थ होगा कि यहाँ व्यक्ति के पास जबरदस्त डिप्लोमेसी भी रहती है। मतलब व्यक्ति षड्यंत्र को समझने वाला भी होता है। यहाँ पे चंद्रमा षड्यंत्र करा रहे थे और मंगल व्यक्ति स्वयं दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला हो जाता है। मतलब मंगल की दशा ऐसा परिणाम देगी अपनी दशा काल में। बुधदेव 29 अंश के आत्मकारक ग्रह हुए हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, जो व्यक्ति को श्रवण कुमार बना देते हैं। मतलब माता और पिता की सेवा, कृतज्ञता, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी समझ, दुनिया को समझना, तर्क प्रस्तुत करना, दुनिया के घूमने का इशारा, मैप को समझना, छोटे स्तर पे जा कर के स्किल डेवलप करना और बहुत कम्युनिकेटिव होना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बुध की दशा में होंगी। इस बुध की दशा में व्यक्ति का गणितीय पक्ष और तर्क बल और भी ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत हो जाता है। और एक बात और है, दशमांश चक्र में वो धन भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो ये व्यापारिक पक्ष और दुनिया के बाजार को समझना, स्ट्रैटेजिकली काम करना और छोटे छोटे महीन कल पुर्जों को समझने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला होता है। बुध ऐसे हैं। उसके बाद शुक्र, गुरुदेव की बात अगर करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अंश के बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में और ठीक ठाक हैं लगभग, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहूंगा कि आपको मेहनत करके जो धन कमाना पड़ता है, ये गुरु और शनि के वक्री होने के कारण, जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो ठीक नहीं होता है और ये कई बार जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं। मतलब गुरु की दशा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत सरलता से कोई काम नहीं कर पाते, उसमें आपको थकना पड़ता है। और एक तो ग्रह वक्री हैं, ऊपर से कलयुग में जन्म हुआ है, तो इस हिसाब से और भी ज़्यादा व्यक्ति को दमखम लगाना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, खुद को सिद्ध करना पड़ता है, अपना ऑरा सेट करना पड़ता है और संघर्ष भी होता है। मतलब गुरु के कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब निगेटिवली ये ग्रह आपको अप्रोच करेगा। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे और भी होगी कि जब कभी भी कोई ग्रह नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो उसका प्रभाव कमज़ोर होता है। मतलब गुरु का प्रभाव यहाँ कमज़ोर होगा और चूंकि एक अंश के वक्री हुए हैं, इस वजह से वो डेविएट होंगे पिछले भाव की तरफ, तो आपका दृष्टिकोण थोड़ा उदार रहेगा। गुरु की दशा में उदार प्रभाव बढ़ जाए, दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तीर्थ दर्शन करने का मन करे और व्यवहार जो है वो बड़ा दार्शनिक हो जाता है। संबंधों को आगे बढ़ाने की बुद्धि होती है, तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, बीच से गैप नहीं करना चाहते, रेगुलराइज होना चाहते हैं, तो ये अच्छाई होगी क्योंकि गुरु एक अंश के वक्री हुए हैं तो पीछे शिफ्ट करेंगे और शनि 17 अंश के वक्री हुए हैं तो ये भी पीछे जाएंगे। तो वाणी में न्याय, धर्म, दर्शन, पुराणों का अध्ययन, ज्योतिष की समझ, तर्क, ज्ञान, संग्रह, न्याय, दर्शन और बड़ा अच्छे तरीके से पुराणों का अध्ययन करना और वाणी में सत्य सिद्ध झलक जाए। व्यक्ति बड़ों का आदर करने वाला होता है, किसी की मदद करने के लिए उतारू रहता है, धन रहे ना रहे पर वो देना चाहता है, पर समस्या यह है कि उसको धन कमाने में ही बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। न्याय हो, दर्शन हो, क्या बोलते हैं वो, जो मनोविज्ञान हो, ऐसे विषयों का जानकार होता है। किसी भी विषय का तर्क उसके पास बहुत मजबूती से उपस्थित होता है और वो अपनी बात को संपूर्णतया न्यायप्रियता के साथ उपस्थित करने वाला भी होता है। वक्री होने से ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, ये बात तो पक्की है। तो मतलब ये दोनों ही परिणाम गुरु और शनि का थोड़ा कमज़ोर सा मिलेगा और मेहनत करके व्यक्ति को धन कमाना होगा। यहाँ आप लॉ के क्षेत्र में और बाजार को समझने के लिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में लॉ, जज, वकील आदि होता है जो, उसके बाद मनी मेकिंग पॉलिसी समझाने वाला, जीवन बीमा करने वाला और बाजार के सामने जैसे होता है ना कि कैसे मतलब बाजार को समझना, मैनेजमेंट कैसे समझाना, बाजार को कैसे कोई चीज़ प्रस्तुत करनी है, किसी सामान का मूल्य कैसे तय करना है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की अच्छी होती हैं।
शुक्रदेव आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको धन बचाने में दिक्कत होती है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति सारा शुक्रदेव करवा देते हैं। वहाँ वो 6 अंश के बैठे हैं। गुरु से दृष्ट होने के कारण और शुक्र से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को संतति हो जाती है, संतति वाला होता है, भाग्य का सुख बड़ा बढ़िया मिलता है, तीर्थ दर्शन बहुत अच्छा होता रहता है और वो जीवन में दान पुण्य करता रहता है। ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग सूर्य के केंद्र में होने के कारण हो रहा है। इस वजह से शनिदेव का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा, पर फिर भी मेहनत तो बाकी रहेगी। राहु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं। शत्रुओं का पहचानना आपसे बड़ी सरलता से हो जाता है। आप तुरंत भाप जाते हैं कि कौन क्या है, लेकिन कई बार बड़ों का अनादर कर जाना, क्योंकि सूर्य पे राहु का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति की कृतज्ञता कम होती है और कई बार वो हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी या कैसे उसको क्या कह सकते हैं कि मतिमान होते हुए भी दूसरों का आदर नहीं करता। ज्ञानी होने के बावजूद कभी कभी मूर्खता कर जाता है और ऐसा राहु के कारण होता है। तो ये आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र के हिसाब से थे। शनि जो बैठे हैं वो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं। ये सब इनके प्रभाव मैंने आपको बताए हैं। अब आपको मैं आपकी कुंडली में ग्रहों के अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के विश्लेषण में आपका ध्यान लेके आता हूँ। सबसे पहले बात समझने वाली है, विदेश यात्रा कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं, विदेश यात्रा बहुत अच्छी है। मंगल, राहु, केतु और शनि की दशा में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो ये बात भी कहता हूं कि आपकी कुंडली में जब कभी भी इनका अंतर हो, आप बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु बैठे हैं, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे मंगल देव वृष राशि में 12वें भाव के स्वामी मित्रस्थ होकर के बैठे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं। इस वजह से विदेश यात्रा बहुत अच्छा है। जन्म स्थान से धन कमाने के लिए आप पूर्व दिशा की तरफ जा सकते हैं, पूर्वी देशों में जा सकते हैं। दूसरा, एक अच्छी बात क्या है कि शुक्र यहाँ बैठे हैं जो चतुर्थेश होकर के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धन के लिए कभी भी किसी के पास जाता नहीं है। समाज का कौन ऐसा वर्ग है जो आपके पास धन के लिए नहीं आता है? उसके ऋण से कौन जीवित नहीं रहता जिसकी कुंडली में शुक्र नवम भाव में स्वग्रही बैठे हों और गुरु से दृष्ट हों। साथ ही साथ वो शुक्र आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका स्वामी मंगल उच्च का बैठा है। पहली बात है। दूसरा, जन्म कुंडली में सूर्य जो सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो ऋणेश हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि जन्म कुंडली में इस भाव के स्वामी अष्टमेश के साथ भी तो बैठे हैं और चूंकि बुध विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये शुक्र अष्टमेश के साथ बैठे हैं तो ये बुध अष्टम भाव का फल ज़्यादा करेंगे। अब इसका अर्थ क्या होगा, जरा ध्यान से देखें तो चतुर्थ भाव के स्वामी, जिस भाव के स्वामी शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में स्वग्रही बैठे अष्टमेश के साथ बैठे हैं, पंचमेश के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि बुध विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो ये अष्टम भाव के फल ज़्यादा करेंगे। और दूसरा, ये जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो नवम भाव में बैठे हैं और राहु से केंद्र में हैं। और दूसरा, ये राहु यहाँ से मतलब छठे भाव से बैठ करके आपके चंद्रमा और सूर्य दोनों पे इनकी दृष्टि जा रही है, जो ये दोनों जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि माता पिता, पुत्र और पत्नी, इन लोगों का वियोग भी झेलना पड़ेगा। या कई बार जब राहु की दशा एक्टिव होगी, उसमें जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा का अंतर आएगा तो व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ता है और यही स्थिति आपको बाहर लेके जाएगी। दूसरा कि जन्म कुंडली में जो दाम्पत्य है वो कभी कभी क्लेश देने वाला होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में बैठे हैं जिनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे राहु से प्रभावित हैं। यहाँ पे सप्तम भाव में स्वग्रही चंद्रमा बैठे हैं जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने पत्नी के कहे अनुसार चलेगा, पत्नी के पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके चलने वाला होगा। और यहाँ चूंकि गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से घर का सुख पत्नी के ऊपर आश्रित होगा। आपके खुश रहने से कोई मतलब नहीं रहेगा, सुख आपका आपकी पत्नी के पल्लू में रहेगा। मतलब क्या है, पत्नी नाराज तो सारा घर बवंडर मचा है, वो पत्नी खुश और आप नाराज तो कोई उसका अर्थ नहीं है। सीधी बात है, स्पष्ट कह रहा हूं। यहां पे शनि बैठे हैं, मंगल जन्म कुंडली में कौन है, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी हैं। जरा ध्यान से देखिए तो यहां शुक्र तुला राशि के बैठे थे, शनि से दृष्ट थे, मंगल से केंद्र में थे। यहाँ पे शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव आ गया और इस भाव के स्वामी जब कभी भी एकादशवें भाव को देखें शुक्र और मंगल का परिवर्तन, इसका अर्थ होगा कि पत्नी के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को धन खर्च करना पड़ता है। छठवें भाव में स्वग्रही बुध दाम्पत्य टूटने वाला तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से प्रसन्नता के लिए आपको उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि एलुमनी वगैरह, तलाक देना, ऐसा कुछ भी योग लगा नहीं है। कम्युनिकेशन बेटर हो,
संतान से कष्ट ना हो, इस वजह से हमें उन लोगों के साथ जो संबंध है उसको बहुत ही गंभीरता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, मतलब क्या बात हो रही है परिवार में, उसको एक स्टेप आगे सोच करके तब आपको अभी का उत्तर देना है। तो आप जो राजनीति और रणनीति बनाएंगे वो पत्नी और बच्चों के हिसाब से और उनके हिसाब से आपका व्यवहार आज का तय होगा। बिना रणनीति के परिवार में खुशी का माहौल बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। दशमांशा चक्र में संघर्ष क्यों थोड़ा दिख रहा है? क्योंकि केंद्र बिल्कुल ही खाली है। गुरु जन्म कुंडली में उच्च के मंगल के साथ सूर्य का बैठना और गुरु 12वें भाव में, लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था। उसमें बात कही थी कि अगर दशमांशा चक्र के लग्नेश अष्टम भाव से संपर्क करते हों तो व्यक्ति का कारोबार सेट नहीं करता है या कई बार उसे देर से सफलता मिलती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर और भी दे दूं कि व्यापार करना ठीक रहेगा या नौकरी? 1001% ये बात गारंटी से कहता हूँ, आपकी कुंडली व्यापारी वाली है। आप जब तक व्यापार नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। और दूसरा कि जब तक अपना स्वतंत्र व्यापार नहीं करेंगे, आरंभ में आप नौकरी कर सकते हैं पर बाद में आपको अपना स्वतंत्र काम करना ही होगा, क्योंकि दशम स्थान में चंद्रमा है, नीच के हैं, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के हैं और दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं। इसके दो पक्ष होते हैं। एक तो सूर्य जब जन्म कुंडली में दशम स्थान में हो जाते हैं या नवम स्थान में या एकादशवें स्थान में, तो व्यक्ति आरंभ में सरकारी नौकरी की तैयारी करता है पर बाद में असफल होने के बाद उसे स्वतंत्र व्यवसाय करना पड़ता है। दूसरा कि जन्म कुंडली के इस भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं और वो भी राहु केतु के संपर्क में, इस वजह से व्यक्ति को जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी और वो होगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा आपके पहले से ही कृष्ण पक्ष के अमावस्या के निकट जा रहे हैं। इस वजह से अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर व्यय करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि कुंडली की बात मानिए, ग्रहों की भाषा और उसकी शैली को समझिए, नहीं तो नष्ट होता रहेगा ऊर्जा। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव था। जन्म कुंडली में एक ग्रह यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ और दो यहाँ, 4 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। एक घर यहाँ ग्रह बैठा है, एक यहाँ और एक यहाँ। राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। ये 4 ही घर में जब जन्म कुंडली के सारे ग्रह बैठ जाते हैं, इसे केदार योग कहते हैं और ये केदार योग शुभ योगों में इसकी गणना की जाती है। जन्म कुंडली के लग्न से सप्तम स्थान तक सिर्फ गुरु और शनि बैठे हैं, जबकि लग्न से लेकर के दशम स्थान के बाद, मतलब सप्तम स्थान के बाद सारे ग्रह इधर बैठे हैं। 2 ग्रह यहाँ, 2 ग्रह यहाँ और 1 ग्रह यहाँ। 5 ग्रह जन्म कुंडली के दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, जबकि लग्न से लेकर के सप्तम स्थान तक केवल 2 ग्रह बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में आरंभ में भी कष्ट होता है, आरंभ में ही कष्ट होता है। बचपन कष्ट से बीतता है, अभावग्रस्त बीतता है, लेकिन बाद में चल करके बुढ़ापा बड़ा ही श्रेष्ठ और सुखीपूर्वक बीतता है। इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में अष्टम भाव ठीक ठाक है, सप्तम भाव ठीक है और साथ ही साथ छठा भाव कमज़ोर है। इस वजह से व्यक्ति की जो आत्मा है वो पितरलोक से आई है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर सूर्य का दृष्कांत चक्र में जाना और वो दृष्कांत चक्र में जा रहे हैं जन्म कुंडली में मीन राशि में, देवलोक को आत्मा जाएगी। इस वजह से अपना सत्कर्म बाधित मत करिएगा, झूठ मत बोलिए। कुंभ लग्न के हैं, अपनी कृपणता, अपने मेहनत के प्रति जो आपका एक कमज़ोर रवैया है, जो कभी कभी कठोरता है, जो दुर्दांत हो जाते हैं, जब कभी कृपण हो जाते हैं स्वभाव में, तो उसमें उसको ठीक करें और राजनीति को समझें। व्यवसाय करना इस कुंडली के लिए अच्छा है। इस कुंडली में सबसे कमज़ोर और अच्छी बात जो है वो क्या है? तो सबसे कमज़ोर बात है मंगल ने शनि को देखा है, शनि ने मंगल को देखा है। ये ठीक नहीं होता और परस्पर परिवर्तन में है, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को संघर्षरत रहना पड़ता है, संघर्ष में जाना पड़ता है और व्यक्ति कई बार कई लोगों के मामले में उदाहरण बन जाता है। मतलब मित्रों से उस तरीके का लाभ नहीं मिलता, मित्रों से नुकसान होता है। और अच्छी बात क्या है कि नवम भाव सुरक्षित है। अच्छी बात क्या है कि दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। पर कमज़ोर बात क्या है कि मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में। ये कई बार जीवन में ऐसी घटना प्रस्तुत करने लगते हैं कि व्यक्ति तार तार हो जाता है, जार जार बेजार हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहने का अर्थ है। तो हमें इनकी दशा में अपने आप को सावधान रखना। अभी जो दशा चल रही है वैसे तो ये दशा बहुत अच्छी चल रही है और आगे इसके अच्छे और भी परिणाम आपको मिलेंगे। कारोबार के प्रति एक शानदार रवैया दे रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर दे रहे हैं, एक होप दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध में होंगी। और केतु की दशा में भयंकर कई बार वाद विवाद बढ़ जाता है, चोट चपेट की घटनाएं बढ़ती हैं, रोग बढ़ जाता है, शोक बढ़ जाता है, कई बार अलगाव बढ़ जाता है, परिवार से बिल्कुल व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें केतु की दशा में देखने को मिलेंगी।
क्लियर है? अब यहाँ से मैं आपकी कुंडली में मारक ग्रहों पे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। इस कुंडली में मारक कौन होंगे? इस कुंडली में मारक होंगे गुरु और शनि। गुरु प्रबल मारक होंगे, शनि मारने में सहायता करेंगे। और लगभग इस कुंडली में अगर आप बात करें तो द्वितीय भाव कहा गया है शास्त्र में, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम, है ना। तो सप्तम स्थान से ज़्यादा द्वितीय भाव मारक होता है। तो द्वितीय भाव के स्वामी जब शनि और मंगल के संपर्क में आएंगे तो गुरु, शनि और मंगल की दशा जातक की कुंडली के लिए मारक होगी। यानी कि बुध में गुरु या बुध में शनि और उसमें मंगल जब कभी भी आएंगे तो मारक होंगे, मतलब कष्ट देंगे। उसके बाद जब कभी भी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करें या जन्म कुंडली में जब कभी भी बुध तुला राशि से गोचर करें, और जब मतलब ये दोनों एक साथ है, मतलब तुला राशि में बुध आ जाए, तुला राशि में ही चंद्रमा आ जाए, तो ये बड़ा कष्ट वाला समय हो जाएगा। वो दिन पूरा खराब, मतलब कमज़ोर बीतेगा। उसके बाद मंगल और केतु 12वें भाव में है, इस वजह से बाहर रह जाना, बाहर ही बस जाना और बाहरी संस्कृति और सभ्यता को अपना लेना या समझ जाना इस कुंडली के लिए बड़ा आसान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, तकनीक को समझना, आईटी को समझना, बैंकिंग को समझना, मैनेजमेंट को समझना, भाषाओं को समझना, शैली को समझना, ये सब मंगल के कारण होता है। कंप्यूटर जनरेशन को समझना, कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर की भाषाओं को समझना, ये सब मंगल के कारण होता है। कृतज्ञता, विनम्रता, अनुभवशीलता, बोधगम्यता, न्यायप्रियता, ये सब गुरु, शनि, शुक्र और बुध के कारण है। जो आपके अंदर तटस्थता है, जो एक अच्छाई है, वो सूर्य के कारण है। और जो आत्मविश्वास की कमजोरी है, धन कमाने में जो रस मिल रहा है, वो सूर्य और चंद्रमा के राहु के से दृष्ट होने के कारण है। गुरु की दशा वर्गोत्तम होने के कारण बहुत अच्छी जाएगी। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रह के मामले में गुरु ही पहले नंबर पे आ रहे हैं, जबकि वर्गोत्तम होने के कारण गुरु सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे। आत्मकारक ग्रह होने के कारण बुध दूसरे नंबर के सबसे अच्छे ग्रह होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि की दशा में रोग और शोक मिलेगा। मंगल की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा होगा, बढ़ेगा। सूर्य की दशा में आपकी कुंडली में धन की वृद्धि होगी। चंद्रमा की दशा में आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य सुख और प्रेम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। राहु की दशा में आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यापार और बाजार की समझ बढ़ेगी। केतु की दशा में आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर केतु की दशा में सांसारिक सुख बढ़ सकता है, अनुभव की वृद्धि हो सकती है। शुक्र की दशा में आपका धन बढ़ेगा। इतनी सारी चीजें हैं। मारक मैंने बता दिया, शुभ ग्रह अच्छे हैं, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल भी ठीक ठाक है। कमजोरी क्या है मैंने मंगल और शनि की बता दी, और इतनी सारी चीज़ें हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को ठीक रखना है, बस ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम अपनी वाणी को और ठीक रखेंगे, अपने जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को ठीक रखेंगे, उसे कम करेंगे। पराक्रम और बढ़ा सकते हैं। पराक्रम में संकोच और नाप तोल ना करें, पूरा एनर्जी डालें। उसके बाद मन को शांत रखें, नींद अच्छी लें। माता से संबंध आपके कई बार थोड़े अच्छे नहीं हैं, अगर हैं तो ठीक है, आगे इसका ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त हमें अपने क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा ठीक रखने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में से व्यापार सबसे अच्छा है, नौकरी कमज़ोर है। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर वही बुध जो अष्टमेश हैं वो अगर शुक्र के साथ ना बैठ करके सूर्य के साथ बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो जाती। और राहु अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में न बैठ करके लग्न, चतुर्थ, दशम या नवम या पंचम में बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो जाती। जबकि आपकी कुंडली में सामाजिकता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक जो क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा और उत्तम बना हुआ है। प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद भी दिखाई दे रहा है, उसको ठीक रखना होगा। जबकि विदेश यात्रा, विदेश गमन करना, विदेश में बस जाना इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। पत्नी यशस्वी होंगी। संतान उत्पन्न करने में कई बार आपको दिक्कत होगी, इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करें। आप मंगलिक हैं, लेकिन अच्छे मंगलिक हैं। उस मंगल का कोई दोषपूर्ण प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मंगल दोष लगेगा। हमें कुंडली मिलाकर के विवाह करनी है, सिंपल बात है। विवाह करना होगा तो तुला राशि तुला लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, और इसके साथ साथ यही दोनों राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह की दिशा आपकी कुंडली के हिसाब से पूरब बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए आप पूरब दिशा में जा सकते हैं। मिथुन और तुला राशि से मैत्री अच्छी रहेगी, जबकि मेष, सिंह और मकर वालों से शत्रुता भारी पड़ जाएगी। घर जिसमें आप रह सकते हैं उसके हिसाब से मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक पूरब दिशा के मकान में रहना ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुक्र और बुध के साथ सूर्य की दशा और मंगल की दशा बहुत अच्छी रहेगी। जबकि संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो बुध और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर नौकरी ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, नौकरी बदलना, क्षेत्र बदलना, जगह बदलना, केतु और मंगल के साथ बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रत्न आप जीवन पर्यंत जिस रत्न को धारण कर सकते हैं वो आपकी कुंडली के लिए सफेद पुखराज रहेगा।
बहुत अच्छा रहेगा। रत्न के हिसाब से आपकी कुंडली में चौटली की जड़ ताबीज के रूप में अपने गले में धारण करना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, इस वजह से शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बुधवार का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो विशाखा है। इसके अतिरिक्त श्रवण, भरणी और पुष्य, इसके साथ पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 2 बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। अरिष्ट चक्र के आधार पर मैं आपकी कुंडली में जो देख रहा हूँ उसके आधार पर घुटनों का दर्द बुढ़ापे में परेशान करेगा, जबकि आलस्य जीवन भर हावी रहेगा। मेहनत करने का बल आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर सा है। पाचन तंत्र कभी कभी परेशान करेगा गुरु की दशा में। आलस्य शनि की दशा में, राहु और केतु की दशा में घुटने परेशान करेंगे और शुक्र की दशा में भी आलस्य बढ़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।